हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका एचपीपीएससी कमीशन जूनियर ऑडिटर का अभी एग्जाम हुआ था और उसकी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि गलत लग रहे हैं ना, उसके आंसर कीज जो है वो कुछ गलत लग रही हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ क्वेश्चंस जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। आपके पास 2 दिन है अभी, है ना, 6 जो है लास्ट डेट है, तो आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को चैलेंज करना है, क्योंकि आपको प्रूफ भी देना पड़ता है साथ में क्वेश्चंस का कि क्यों इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं जो हो सकते हैं चैलेंज। चलिए, तो हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके पार्ट 1 की, जो कि कॉमन था सभी बच्चों का। ठीक है, तो इसमें आपका जो 16th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज एनकाउंटर्ड व्हेन कंज्यूमर इज बाइंग एन एक्सपेंसिव एंड इनफ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देन आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, they are highly involved in the purchase process but has difficulties determining the difference between brands। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी कमीशन इसका आंसर जो है इन्होंने दिया है ए, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 को इन्होंने करेक्ट बोला है, जबकि ये जो है गलत है। दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ये तो सही है, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें डाउट है। तो देखो यहाँ पे, दिस स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की डेफिनेशन है। वाइल दीज कंज्यूमर्स आर हाईली इन्वॉल्व, दैट इज दे केयर डीपली अबाउट द परचेज एंड स्पेंड टाइम रिसर्चिंग। ठीक है, दे में स्ट्रगल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांड्स स्पेशली इन प्रोडक्ट्स इफ प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन फीचर्स और क्वालिटी। तो ये सारी जो है चीज़ें वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का ही पार्ट होती हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। अब इसका प्रूफ कैसे दोगे? देखो, जो इस तरीके के टॉपिक है आपके, जैसे कि मैनेजमेंट के, एचआर के, किसी के भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जब ये इनके आंसर्स आपके हमें गलत लगते हैं तो आप जो है इसको, कोई भी जो भी आपने बुक पढ़ी होगी, कोई भी ऑफिशियल बुक या किसी भी फेमस राइटर की जहाँ से आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ का आप रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा 100% प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि हर जगह जो है वो थोड़ी सी अलग अलग डेफिनेशन गिवन होती है। हम कहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं? जो भी आपके टेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी आपके लॉ के क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे प्रूफ हम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए हमारे पास ऑफिशियल प्रॉपर वेबसाइट होती है। तो इसको आप फिर भी कर सकते हो चैलेंज। ठीक है, अगर कोई भी आपकी बुक है आपकी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में कोई बुक पढ़ी हो, उसकी रेफरेंस दे सकते हो कि यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, अब देखो 19th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे आपको कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन थे। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कल्चर इज अडेप्टिव, सेकंड में दिया हुआ है कल्चर इज एनवायरमेंटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो है ए होना चाहिए था। ठीक है, कि सिर्फ ए आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी कमीशन इसका आंसर डी गिवन है। ठीक है, कि दोनों ही होना चाहिए। तो देखो, कल्चर जो है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में, ये इसका फीचर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आपने फीचर्स पढ़ो आप ध्यान से, तो आपके क्या क्या फीचर्स गिवन होते हैं कल्चर के। इट इज एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन, इट इज इननेट, इट इज नॉट इननेट। ठीक है, मतलब पहले से ही नहीं होता आपके अंदर कल्चर, सीखते हो आप। कल्चर इज सोशल, सोशल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कल्चर इज सोशल लिखा होता फिर भी सही होता, यहाँ एनवायरमेंटल लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपका, आप कह सकते हो 100% हम नहीं बोल सकते कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो हम चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, इसमें आपका थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप छोड़ सकते हो या कर भी सकते हो चैलेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आपके लॉ के क्वेश्चन।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखा कि आंसर की में लॉ के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अलग आ गए हैं ना, एक ही साथ आपकी पूरी सीरीज में ही आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो उसका जो है आप प्रूफ दे सकते हो क्योंकि इसकी प्रॉपर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप प्रूफ दे सकते हो। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज डैश। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होना चाहिए था ए वॉइड वैलिड एंड 27, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए था। बट कमीशन ने जो है इसका आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है। तो देखो हम इसको देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्शन 27 जो है वो किसके बारे में बताता है, सेक्शन 27 जो है वो बताता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल दे आर पार्टनर्स इज वैलिड, ठीक है, एज इट इज एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल अंडर सेक्शन 27। तो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वेबसाइट प्रॉपर देखोगे जाके गूगल पे, तो वहाँ पे आपको सारे सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, सेक्शन 27 की भी, 28 जितने भी सेक्शंस है सबकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और जहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है उस सेक्शन के बारे में वो आपने वहाँ पे प्रूफ के लिए देना है जहाँ पे भी आप क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पे आपको सेक्शन 7 के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर होना चाहिए था ए ऑप्शन एक्सप्रेसली ऑफरर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, सी इम्प्लाइडली एंड प्रोमिसर। तो ये आपका देखो यहाँ पे आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे किसके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी जहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सेक्शन 7 acceptance must be absolute in order to convert a proposal into a promise the acceptance। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके एक उत्तर प्रदेश का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये पीडीएफ गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, आपके हिमाचल में भी एप्लीकेबल होगा सेम ही तरीके से। तो ये वाली पीडीएफ भी दे सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड अ डैश। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड रिकवर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा रिकवर, बट इन्होंने आंसर क्या बोला हुआ है, कंडीशन, क्वालिटी एंड सीक। तो देखते हैं जो आपका सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है सेक्शन 18 का वो क्या कहता है। तो यहाँ पे देखो अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन क्लॉज द गुड्स मस्ट बी कंफर्म टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन क्लॉज आना चाहिए था, तो आंसर डिस्क्रिप्शन यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एज पर द डिस्क्रिप्शन द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। तो यहाँ पे रिकवर द डैमेजेस वर्ड आना चाहिए था, ठीक है, तो रिकवर आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंटाइटल द बायर टू रिकवर द डैमेजेस। तो आपका ऑप्शन जो है सी ही होना चाहिए था इसका, इन्होंने जो है वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था आपके पास, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स गिवन थे, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, सब पार्टनर। तो ये तो आपका बिल्कुल देख के ही पता लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है, इन्होंने सी ऑप्शन दिया हुआ है ना। एक्टिव पार्टनर का यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने ए का 1। तो एक्टिव पार्टनर तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी बिजनेस के एक्टिविटी में, ठीक है। देन आपका जो है
यहाँ पे इन्होंने बी का 2 दिया हुआ है, स्लीपिंग का 2, होल्ड्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बट डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर का आपका वैसे क्या होना चाहिए था, वैसे आपका होना चाहिए था 1 contributes capital but does not participate in the management। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए होना चाहिए था, बट इन्होंने जो है वो सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अगर पढ़ोगे तो देखो एक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, mca.government.in। इस वाली वेबसाइट में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 की पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। वहां पे पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे मिल जाएंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो प्रूफ दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक्टिव पार्टनर की क्या डेफिनेशन दी हुई है, हु participate in the day to day operation in the management। then sleeping partner, a sleeping partner does not take part in the daily management। तो यहाँ पे यही आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ठीक है, जो कि इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जितने भी यहाँ पे टाइप्स के पार्टनर हैं सारे आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, सब पार्टनर क्या होता है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लोगे और अपनी पूरी जो पूरी पीडीएफ बनाओगे चैलेंज आंसर की वहाँ पे आप ये डाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट था आपके पास 40, क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शंस गिवन है कुछ और इससे रिलेटेड आपको मैचिंग करनी थी, है ना। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 40, 41, 43, 44 के बारे में गिवन है और आपको सामने इसके ऑप्शंस गिवन थे। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू अस इसका आंसर जो है वो होना चाहिए था आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन होना चाहिए था, जबकि आपका जो आंसर की है उसमें क्या गिवन है, आपको बी ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे आप जो है क्या करोगे, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई www.mca.government.in, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे सारे सेक्शंस के बारे में गिवन है। तो यहाँ पे देखो 40 मैंने ये वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सेक्शन 40 का। यहाँ पे देखो ये किसके लिए होता है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, तो 40 का क्या होना चाहिए था आपका 4, है ना। फिर 41 जो है आपका वो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1, 41 का 1, है ना। तो यहाँ पे देखो ए का 4 देन बी का 1, तो आपका ऑप्शन ए ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही बताया है हमने, इसका आंसर जो है ये आपका आंसर की में गलत है। तो इसको तो आप पक्का चैलेंज कर सकते हो, 100% जो है इसका प्रूफ हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लगाओगे अपनी पीडीएफ में जहाँ पे भी चैलेंज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, उस पीडीएफ को ओपन करके जहाँ पे उस सेक्शन के बारे में गिवन है उसका भी स्क्रीनशॉट लेके फिर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे सेक्शन के बारे में गिवन है। 42 किसके लिए है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ क्रिएशन कंटिजेंसी। फिर 43 नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। 44 है आपका डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका साफ प्रूफ है, इसको आप जो है दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यहाँ पे सेक्शन गिवन है 9, 12, 15 एंड 16। अभी किसके सेक्शंस हैं आपके, पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर से सेम एक्ट आ गया। तो पार्टनरशिप एक्ट के काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो गलत आंसर दिए हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखो आपका फिर से आप क्या करोगे, फिर से उसी वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, ये जो आपकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो मैं लिख देती हूँ mca.government.in। तो देखो आपने प्रूफ के लिए हमेशा किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट का ही प्रूफ देना है, या फिर एनसीईआरटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं पे आपको वो चीज़ दिख रही है, टॉपिक मिल रहा है, तो उसी का प्रूफ दे सकते हो आप। ठीक है, बुक का नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इस वाली वेबसाइट का प्रूफ दोगे। यहाँ पे भी सेक्शन 9 में लिखा हुआ है जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में। 10 में लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ इंडेमिनिटी फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है मैचिंग करना था। हमें 12 दिया हुआ है, तो 12 सेक्शन देखते हैं किसके लिए है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस।
ठीक है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो 2 आना चाहिए आपका इसका, ठीक है, बी का 2। तो यहाँ पे जो है देखो आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें आपको ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन ही आपको क्या दिए हुए हैं, रॉन्ग। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैचिंग नहीं हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जो है इसकी मैचिंग होनी चाहिए थी ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ठीक है, बट इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सेक्शन डिफाइन किया हुआ है कौन सा किसके लिए है, तो यहाँ पे आप इसका प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है क्योंकि इसमें तो ऑप्शंस ही गलत है, ठीक है। तो आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे इसमें, जितने भी आपको मैचिंग में गिवन है आप पढ़ लेना। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी आपके ये टर्म्स हैं उसकी मैचिंग करनी थी आपने। तो यहाँ पे भी आपको जो ऑप्शंस है वो सही नहीं गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, मतलब इसको आपके मार्क्स मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे, हमारे अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए थे ऑप्शन में, आपका 1 का सी होना चाहिए था, 2 का बी होना चाहिए था, 3 का ए, 4 का ई एंड 5 का डी, ठीक है, बट आपको ये कहीं पे भी नहीं गिवन ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही आपको गलत गिवन है, ठीक है, एंड इन्होंने क्या आंसर की में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो इन सब की जो है वो डेफिनेशन सामने गिवन है कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये वाली है आपकी वेबसाइट indianqanun.organization.in, ठीक है, तो ये भी आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, तो इसका भी आप प्रूफ दे सकते हो। ये वाली वेबसाइट को आप स्क्रीनशॉट करके एंड इसकी फिर पीडीएफ ओपन करोगे तो इस तरीके से जो है पीडीएफ ओपन होगी, ये उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसका आप रेफरेंस दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ ऑल पार्टनरशिप विद इन द फर्म। तो इस वाले स्टेटमेंट में डाउट था क्योंकि हमने जो है इसका आंसर बोला था ए होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, मतलब ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू कमीशन ये गलत स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, देखो आप ncert.nic.in वेबसाइट पे जाओगे तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रूफ है आपके पास, ncert.nic.in की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जब आप पीडीएफ ओपन करोगे वहाँ पे एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि एनसीईआरटी की बुक है, तो वहाँ पे आपको देखो यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है कि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन देखो, इट मे बी नोटेड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली ब्रिंग्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे साफ साफ दी हुई है कि जब फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनरशिप की भी ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाती है। तो ये जो है आप प्रूफ दे सकते हो, ठीक है, एचपीपीएससी कमीशन को, ठीक है, ये तो आपके पास बहुत अच्छा प्रूफ है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है जी। अब आते हैं हम कॉमर्स के पार्ट 2 पे। तो आपका पार्ट 1 में काफ़ी गलतियां हमने देखी, अब हम कॉमर्स जिसका भी सब्जेक्ट था पार्ट 2 का उसके आंसर की डिस्कशन करेंगे जो हमें रॉन्ग लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है सबसे पहले आपके पास, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनीज डायरेक्टर हु इज अनेबल टू अटेंड बोर्ड मीटिंग फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स कैन बी डीम्ड टू हैव देयर ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 12 मंथ्स एंड रिजाइंड ऑप्शन होना चाहिए था, बी ऑप्शन, बट इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है ए जो कि रॉन्ग है, ठीक है, इन्होंने 6 दिया हुआ है, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे देखो आप फिर से mca.government.in की वेबसाइट पे जाना जो कि आपकी यहाँ पे जहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013
के बारे में गिवन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में सारा गिवन है यहाँ पे। तो इस पीडीएफ को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ नजर आएगी और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेक्शन 167 जाके पढ़ना है। तो सेक्शन 167 पे जाओगे, बहुत सारे सेक्शन है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे 167 के बारे में पूछा है तो आप 167 पे जाओगे और यहाँ पे बी पॉइंट को पढ़ोगे ध्यान से एंड यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके फिर आप प्रूफ जो है वो दोगे। देखो, ही एब्सेंट हिमसेल्फ, डायरेक्टर की बात हो रही है, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। तो यहाँ पे गिवन है ये चीज कि 12 महीने होना चाहिए था, ठीक है। तो 12 देखो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, यहीं पे है, तो यहाँ यहीं से ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि विद और विदाउट सीकिंग लीव और एब्सेंस ऑफ द बोर्ड, ठीक है, एंड उसको जो है बाद में रिजाइन देना पड़ता है अगर वो विद इन 12 मंथ्स जो है मीटिंग को नहीं अटेंड करता, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पे भी आपको जो है कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 188 के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से mca.government.in की वेबसाइट पे जाओगे, उसको क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपको जो है सेक्शन 188 में जाना है, ठीक है, सेक्शन 188 में जाना है पूरी लिस्ट में से। फिर उसको आप देखोगे, उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए था बट इन्होंने सी दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी एक्सप्लेनेशन कि आपका जो सेक्शन 188 है इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फिर रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे सेक्शन 188 जो है कंपनीज एक्ट का, वो मैंडेट करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी एंड बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ पे जो है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन थी, जिसका ऑप्शन जो है वो इन्होंने बी दिया हुआ है, ठीक है। बी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट है सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और हमने दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, एक बारी चेक कर लेना है जो आपकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, nclt.government.in, ठीक है, nclt.government.in, इस पे जाओगे। फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर इसके बारे में पढ़ना है, फिर आप इसका जो है आंसर मार्क करोगे, ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं एंड आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही होंगी और सही एक्सप्लेनेशन है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये क्यों है, क्योंकि कंपनी कैन कन्वर्ट इज स्टेटस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हमने क्लास में भी क्वेश्चन किया हुआ था, है ना। देन स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि सच कन्वर्सेशन रिक्वायर एन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आप चेंजेस करोगे, जब आप प्राइवेट से पब्लिक होगे तो आप जब चेंजेस करोगे तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये उसी से तो रिलेटेड है, तो उसी का तो रीजन है। तो आपका जो है ये ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ है, 100% प्रूफ है, तो आप इसका जो है प्रूफ बता सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम, स्क्रीनशॉट और फिर इसको ओपन करके जहाँ पे भी वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है डेलिक्वेंसी कॉस्ट मींस, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। डेलिक्वेंसी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो है बी और सी ऑप्शन दोनों ही लग रहे थे वैसे तो, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन लग रहे थे। इन्होंने सी ऑप्शन दिया हुआ है कमीशन वालों ने, और हमने जो है वो आंसर बताया था बी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर। तो यहाँ पे देखो हमने जब एक वेबसाइट पे जाके देखा प्रॉपर, ठीक है, जो कि है आपकी
rfilc.organization.in, तो यहाँ पे जब हमने देखा डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन लोन पेमेंट्स आर पास्ट ड्यू। तो यहाँ पे देखो हर जगह जो है वो डिफ़ॉल्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो कॉस्ट है डेलिक्वेंसी की और जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इसको प्रॉपर, ठीक है, थोड़ा सा डीप में आप जाके पढ़ लेना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो डिफ़ॉल्ट होता है कस्टमर जो नहीं पेमेंट करता उसको बोलते हैं हम डेलिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय कस्टमर ये ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। तो आप यहाँ का रेफरेंस दे सकते हो। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 93, करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है? अब देखो करेंसी स्वैप सबसे पहले आपका फॉरवर्ड मार्केट में होता है, ठीक है, जहाँ पे हेजिंग करते हैं हम, ठीक है। हेजिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था क्लास में। हेजिंग मतलब रिस्क से बचने के लिए, किसका रिस्क? फ्लक्चुएशन का रिस्क जो होता है। तो करेंसी स्वैप का आपका आंसर आना चाहिए था हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है, ये आना चाहिए था आपका। जबकि आपको जो कमीशन है उसने आंसर दिया हुआ था डी, जो कि गलत है, इसका आंसर ए आएगा। तो देखो इसका प्रूफ आप जो है RBI.organization.in वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे RBI बुलेटिन का आपको एक पेज नजर आएगा, यहाँ पे इसको ओपन करना है आपने, फिर आपको यहाँ पे करेंसी स्वैप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी में ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट शैल बी अप्लाइड टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, तो फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन में ही आपकी क्या होती है? हेजिंग होती है। तो इसको जब आप पूरा पढ़ोगे करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में इस वेबसाइट पे जाके, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हेजिंग ही आना है इसका आंसर, ठीक है। इसको रिस्क, ये देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि रिस्क को हम कवर करने के लिए जो है ये मेथड यूज करते हैं, तो आप इसका प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा प्रूफ है आपके पास, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। और भी वेबसाइट्स आप देख सकते हो, आपको इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, उसकी काफ़ी वेबसाइट्स हैं आपकी, ठीक है, ठीक है। तो करेंसी स्वैप की अगर हम डेफिनेशन भी पढ़ें तो देखो यहाँ पे अ करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ नोशनल अमाउंट इन वन करेंसी विद अनदर करेंसी। इट इज यूजफुल फॉर हेजिंग रिस्क, ठीक है, हेजिंग द रिस्क। तो इसका आंसर आपका ए ही आएगा 100%, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आपके जो है क्वेश्चंस हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। HPPSC कमीशन को इस बार काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने जो है वो गलत दिए हुए हैं, खास करके आपका जो पेपर 2 है, तो आपने चैलेंज जब करना है तो विद प्रूफ करना है, बिना प्रूफ के आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन को। तो प्रॉपर आपने ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट का वहाँ पे नाम देना है या स्क्रीनशॉट देना है जहाँ पे भी आप अपलोड करोगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है हम चैलेंज कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने या किसी ऑफिशियल जैसे NCERT बुक का भी दे सकते हो कहीं पे आपको अगर मटेरियल मिल रहा है, तो आज का दिन आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उसको थोड़ा और जाके थॉरली स्टडी करो। अगर आपको और बुक्स या और रेफरेंसेस मिलते हैं आप उसका भी दे सकते हो, 3-4 रेफरेंसेस दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हो। तो एक बार ही देख लो आपके जो है पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हो गए एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लॉ के ही क्वेश्चंस है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हो चैलेंज, 19 को कर सकते हो चैलेंज, 28, उसके बाद 29, ठीक है, फिर 32, 39, 40, ठीक है, 41, ठीक है, 45। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चन डिवाइड कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये वाले क्वेश्चन मैं चैलेंज कर लेता हूँ, ये वाले मैं कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फीस भी लगनी है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कोई भी क्वेश्चन है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।